तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सामान्य धातु संरूपण प्रक्रम, जनरल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक, इसके परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सभी धातुओं तथा अधातुओं को उत्पादन प्रक्रम द्वारा उपयुक्त वस्तु में बदलने की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। इन्हें 5M भी घटक कहा जाता है। इन्हें 5M घटक भी कहा जाता है। मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का आपको प्रोडक्शन तैयार करना है, किसी चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना है, कोई भी वस्तु का निर्माण करना है, कोई मशीन का निर्माण करना है, तो आपको उसकी कुछ प्रक्रियाएं होंगी। आप कैसे क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसका प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ उसकी प्रक्रियाएं होंगी ना, या फिर उसमें क्या क्या ज़रूरत है, उसके कुछ प्रोसेस होंगे। तो प्रोडक्शन के कुछ प्रोसेस हैं, उनको बारे में हम बात कर लें। तो वही क्या है, 5 प्रकार के वही होते हैं। ठीक, तो उसी कहते हैं हम 5M कहते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, पदार्थ यानी मटेरियल चाहिए। किसी भी चीज़ का हमको प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमको पदार्थ चाहिए भाई, मटेरियल चाहिए, तभी तो हम उसका तैयार करेंगे प्रोडक्शन। ठीक, उसका बनाएंगे उत्पाद बढ़िया। फिर उत्पादन प्रक्रम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए हमारे पास, कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किधर से क्या करेंगे, इस प्रकार से उसका प्रोसेस तैयार होना चाहिए, किधर से हम बनाएंगे। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद मशीन एवं टूल। अब मशीन एवं टूल भी होना चाहिए हमारे पास भाई, बगैर मशीन और टूल के हम कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो मशीन टूल होना भी ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद श्रमिक यानी मैन पावर। अरे भाई उसमें श्रमिक रहेंगे तभी तो बन पाएगा ना, तो श्रमिक की भी ज़रूरत है हमारे प्रोडक्शन में। ठीक, अब इस प्रकार से मनी, मनी भी तो चाहिए। मशीन टूल श्रमिक मटेरियल खरीदने के लिए मनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा ना। तो ये हमारे कुछ है प्रोडक्शन के 5 घटक हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं अब कंसेप्ट ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी, प्लास्टिसिटी, फ्यूजिबिलिटी, डाइवेसिबिलिटी, विरूपता, गलनीयता एवं विभाज्यता की अवधारणा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, विरूपता। जब किसी कच्चे पदार्थ पर बल का प्रयोग करके उसे उपयोगी वस्तु बनाने के लिए उसके मूल आकार तथा अवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को विरूपता कहते हैं, जिससे पदार्थ के यांत्रिक गुण जैसे भंगुरता, तन्यता, प्रत्यास्थता आदि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अगला है गलनीयता। देखिए अगला क्या है, गलनीयता। जब किसी पदार्थ या धातु को किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊष्मा प्रदान की जाती है और उनकी अंतः आणविक दूरी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की संरचना परिवर्तन की यही प्रक्रिया गलनीयता कहलाती है। इस प्रक्रिया में अणुओं के बीच का अंतः आणविक बल कम हो जाता है, जिससे धातुओं की द्रवों की तरह व्यवहार करने लेनी जिससे धातु जो है द्रवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, गलनीयता। देखिए क्या लिखा है, इनके अंतः आणविक बलों का जो है मान कम हो जाता है भाई, दूर दूर हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है ना, तो इसके गलनीयता कहलाती है। ठीक, अगला देखिए क्या है, विभाज्यता। यदि पदार्थ धातुओं में से एक छोटे से भाग को विभाजित करने के लिए एक बाह्य बल लगाया जाता है, यदि पदार्थ या मतलब धातुओं में से एक छोटे से भाग को विभाजित करने के लिए भाई एक बाह्य बल तो लगाना ही पड़ेगा, तो एक बाह्य बल लगाया जाता है तो भंगुर पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक विरूपण के अलग हो जाता है, जबकि तन्य पदार्थ विभाजित होने से पूर्व अपनी तन्यता क्षमता के अनुसार विरूपण दर्शाते हैं। बाह्य बल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वह अंतः आणविक बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो। इसी क्रिया को विभाज्यता कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे। अब अगला हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। विरूपण के आधार पर मेटल फार्मिंग प्रक्रम का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ तो ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा है रोलिंग। यह प्रक्रम एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पदार्थ को दो विपरीत दिशाओं में चलित रोलरों के मध्य से गुजारा जाता है। अभी हम आपको नीचे चित्र दिखाएंगे। ठीक है ना, रोलरों के मध्य से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में धातु की मोटाई कम तथा लंबाई बढ़ जाती है। बार बार रोलर के मध्य से निकालने के कारण ग्रेन काफ़ी बारीक हो जाता है। धातु के ग्रेन की आवश्यकता बदलकर
चपटी हो जाती है। धातु संपीड़न होने तथा ग्रेन बारीक होने से धातु के यांत्रिक गुणों में वृद्धि हो जाती है। साथ ही धातु की सामर्थ्य में भी वृद्धि हो जाती है। रोलिंग प्रक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है हमारा, हॉट रोलिंग होता है, कोल्ड रोलिंग होता है, फिर थ्रेड रोलिंग होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ लेते हैं हॉट बारे में। तो हॉट रोलिंग देखिए क्या होते हैं, तप्त रोलिंग, यानी तप्त रोलिंग प्रक्रिया में धातुओं को तप्त अवस्था में संपीड़न क्रिया द्वारा इस अवस्था में धातुओं का संपीड़न आसान होता है, क्योंकि उच्च ताप पर धातुओं के मध्य बने आंतरिक आणविक बल जो उनके बंद होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रायः धातुओं को पिघलाकर पत्ती या बिलेट की तरह बनाते हैं। मतलब आप किसी भी जो है लोहे को या पदार्थ को, मतलब उस हिसाब से हॉट रोलिंग उसका हम करेंगे। लोहा ही मान लीजिए, उसको गर्म करेंगे तो उसके जो है अंतराणविक बल कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक, उसके अंदर एक मतलब संपीड़न बल कम हो जाएगा ना। ठीक, तो उससे उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो और फिर उसके बाद हम उस पर पीटेंगे या फिर किसी चीज़ से दबाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। वही कहलाता है हमारा हॉट रोलिंग। देखिए, तप्त रोलिंग प्रक्रिया में धातुओं को तप्त अवस्था में संपीड़न किया जाता है। इस अवस्था में धातुओं का संपीड़न आसान होता है, क्योंकि उच्च ताप व धातुओं के मध्य बने आंतरिक आणविक बल बंद कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया में प्राय धातुओं को पिघलाकर पत्ती या बिलेट्स की तरह बनाया जाता है। पिघलाकर मतलब उसको गर्म करके ही तो हम उसका जो है पत्ती या फिर बिलेट बनाते हैं। ठीक, अगर जो ऐसे बनाएंगे बगैर गर्म किए तो टूट जाएगा। ठीक, ये देखिए ऊपर हम लोगों ने रोलर प्रक्रिया पढ़ा था, तो रोलर में हॉट रोलिंग। ठीक, देखिए ये हमारे रोलर लगे हुए हैं। ठीक, एक यहाँ भी है, एक ये भी रोलर है। ठीक, ये रोलर, ठीक, ये इस प्रकार से रोलर जो है लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब इसमें से बीच में से हम वर्क पीस को अपने गुजार रहे हैं। देखिए वर्किंग रोलर्स, देखिए रोलर ये इधर की ओर ऐसे घूम रहा है। ठीक, और ये इधर की ओर घूम रहा है, और इसको इधर की ओर घूमेगा तभी तो ये नचेगा ना। ठीक, और यहाँ से हम अपना वर्क पीस इसमें से गुजारेंगे। ठीक, फेल्ट पैड वाइपर। ठीक, तो यहाँ से जब हमारा यहाँ से इसका आकृति चेंज होके मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हॉट रोलिंग कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम कोल्ड रोलिंग। इस प्रक्रिया का उपयोग तप्त रोलिंग के पश्चात धातुओं की सतहों को और अधिक परिष्कृत करने तथा कार्यखंडों में वांछित यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ को प्रायः ठंडी अवस्था में बेलनों के मध्य से गुजारा जाता है। यह एक धीमा प्रक्रम है, क्योंकि ठंडी अवस्था में मशीनों पर अधिक भार पड़ने के कारण अनुप्रस्थ काट को धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे रोलरों पर भार बढ़ जाता है और रोलरों में विक्षेपण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कम करने के लिए बैकिंग रोलरों का प्रयोग किया जाता है। रोलिंग प्रक्रिया प्रायः सभी तन्य धातुओं तथा उनकी मिश्र धातु पर की जाती है। ठीक, ये देखिए हमारा कोल्ड रोलिंग। यहाँ से हम बगैर धातु को गर्म किए हुए गुजारते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है। बैकिंग रोलर्स, ड्राइव रोल। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम थ्रेड रोलिंग। देखिए थ्रेड रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रोलिंग प्रक्रम है। इसका प्रयोग मांस उत्पादन में चूड़ी काटने के लिए ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया प्लास्टिक विरूपण श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में दो चपटी चूड़ीदार डाइयों को पश्चाग्र गति देकर तथा कार्यखंड को दाब देकर चूड़ियाँ का निर्माण किया जाता है। देखिए इसमें पश्चाग्र गति होता है, तब हम इसमें चूड़ियों का निर्माण करते हैं। इसका हम अग्र पश्च गति रहते हैं, स्थिर डाई हमारा स्थिर रहता है। ठीक, और ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। ये है स्थिर डाई है, ये अग्र पश्च, इसको मतलब आगे पीछे हम करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा चूड़ी करने लगेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तब भी कमेंट करके
बता दें, ना समझ में आया और फिर भी कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग और शेयर करें। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोर्जिंग प्रक्रम की। तो देखिए फोर्जिंग प्रक्रम क्या होता है। फोर्जिंग में पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान तक गर्म करके उसकी प्लास्टिक अवस्था में बल लगाकर वांछित आकार में बदला जाता है। मतलब फोर्जिंग प्रक्रम क्या है, मतलब किसी भी पदार्थ को जो है हम उसको बिल्कुल एक हाई टेम्परेचर तक गर्म करके उसके जो आकार में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्जिंग कहलाता है। ठीक, तो देखिए फोर्जिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा हैमर फोर्जिंग, ठीक, दूसरा है रोलर फोर्जिंग, इसी प्रकार से और भी हैं। ठीक है ना, स्वेजिंग। ठीक, चलिए हम सबसे पहले वाले से बात कर लेते हैं, हैमर फोर्जिंग से। तो देखिए आप लोग, इस प्रक्रम में भारी तथा बड़े कार्यखंडों को फोर्जिंग किया जाता है। इन्हें हस्त फोर्जिंग प्रक्रम में नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रम को पावर हैमर फोर्जिंग या मशीन फोर्जिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में हस्त यानी हथौड़े के स्थान पर चपटी डाइयों के मध्य से पदार्थ को गुजारकर कार्यखंड का विरूपण कर वांछित आकार प्राप्त किया जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, हैमर फोर्जिंग। मतलब इसमें हाथ से तो बड़े बड़े जब कार्यखंडों को हमको करना है तो हाथ से तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम उसको बड़े जो है मशीनों के द्वारा उसको हम चपटा कर देते हैं। हथौड़े के स्थान पर चपटी डाइयों के मध्य से पदार्थ को गुजारा जाता है, यानी डाइयों के मध्य से पदार्थ को गुजार देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो मतलब उसके आकार में चेंज आ जाएगा भाई। ठीक, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हैमर फोर्जिंग कहलाएगा। कार्यखंड विरूपण का वांछित आकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो हैमर फोर्जिंग हो गया। ठीक, अब देखिए अगला है रोलर फोर्जिंग। इसमें वायर या रॉड के सिरे को फोर्ज करने के पश्चात डाई में से गुजारने योग्य बनाया जाता है। ठीक, भाई डाई का भी तो कुछ जो है उसका सांचा होगा। सांचा मतलब कि उसके जाने का कितने का उसमें से जा सकता है, तो उस हिसाब से पहले तो हमको बनाना पड़ेगा। तो इसमें वायर या रॉड के सिरे को फोर्ज करने के पश्चात डाई में से गुजरने योग्य बनाया जाता है। इस प्रोसेस का प्रयोग वायर या रॉड के सिरों को पतला करने के लिए किया जाता है। रोलर का आकार प्रायः अर्धगोलाकार या गोलाकार तिरछा छिद्र वाला होता है। प्रत्येक आधे चक्र के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद वांछित आकार देने के लिए अधिक पतले छिद्र से गुजारा जाता है, तो हमको इसका वांछित आकार मिल जाता है। देखिए ये क्या है, रोलर फर्स्ट हो गया, रोलर 2 है, ये वर्क पीस है WP। ठीक, ये रोलर हमारे लगे हैं फोर्ज शेप। अब यहाँ से फोर्ज गुजार रहे हैं, देखिए पतले छिद्र से, तो वहाँ पे हमको आगे शेप बदल के मिल जाएगा इसका। ठीक है ना। अगला हम पढ़ेंगे स्वेजिंग। तो स्वेजिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया में वर्कपीस को वांछित आकार एवं माप देने के लिए सीधे हथौड़े के स्थान पर हथौड़े के मध्य स्वेज का प्रयोग किया जाता है। स्वेज के अलग माप होते हैं। वर्कपीस को प्लास्टिक अवस्था में लाने के बाद उस पर स्वेज को फैलाकर हथौड़े द्वारा बल लगाकर धातु के आकार को परिवर्तन किया जाता है। यानी हथौड़े से बल लगाकर मान लीजिए उसका प्रयोग किया जाए। तो देखिए इसमें मतलब क्या है, इसका चित्र समझिए। ये देखिए, ये हमारे क्या लगे हैं, अपर स्वेज है ये, ठीक, और ये हमारा है लोअर स्वेज। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको किसी पदार्थ का आकार चेंज करना है, ठीक, तो आप उसे मान लीजिए डायरेक्ट हथौड़े से मार देते हैं, ठीक, तब उसका आकार चेंज कर रहे हैं। और इसमें उसके स्वेज लगा लेते हैं। मान लीजिए ये वर्क पीस है ना हमारा, तो इसका हमको आकार चेंज करना है, तो इसके ऊपर एक स्वेज लगा लिए, एक इसके नीचे स्वेज लगा लिए, तब हम हथौड़े से प्रहार करेंगे। ठीक, तब इसका जो है आकृति हम चेंज करेंगे। वही हमारा क्या कहलाता है, स्वेजिंग कहलाता है। या वर्क पीस पे हम डायरेक्ट हथौड़े से मारते हैं, वो अलग है। ठीक, और इसी में अगर जो हम स्वेज लगा लिए, उसके ऊपर परत लगा लिए, तब उस पर हथौड़े से जो है उसका आकार चेंज करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, स्वेजिंग कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है और बची हुई जो फोर्जिंग, ठीक, और बचे हुए क्या क्या हैं, हैंड और स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, अप सेट फोर्जिंग। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट मैं बताता जा रहा हूँ आपको।
अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पिनिंग। ऐसी प्रोसेस में प्रायः तन्य धातुओं की चादरों को घूमती डाइस के ऊपर फैलाया जाता है और वांछित रूप में बदल जाता है। मतलब क्या है स्पिनिंग, मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस में, मतलब इस प्रोसेस स्पिनिंग वाले जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में तन्य धातुओं की चादरों को घूमती डाई के ऊपर फैलाया जाता है और वांछित रूप में बदल जाता है। माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, चांदी आदि। देखिए स्पिनिंग ब्लेड है, ये हैंडलिंग फोर्स है, तो इसको घूमती हुई डाइयों पे लगाएंगे तो इसका आकार हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, इस चित्र से आप समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब अगला हम बात कर लेते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा दाब डालकर वांछित आकार प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया हॉट या कोल्ड दोनों प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। इसमें पीतल, एल्युमिनियम, कॉपर आदि धातुओं के विभिन्न प्रकार के ठोस या खोखले क्रॉस सेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक, तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस। मतलब इस पर हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा हम दबाकर उसके वांछित आकार में परिवर्तन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए इसके प्रोसेस कैसे कैसे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ठीक, ट्यूबुलर एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। ठीक, तो सबसे पहले वाला हम देख लेते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इस प्रकार के प्रक्रम में धातु के टुकड़ों को रैम यानी दबाने वाला होता है, ठीक, द्वारा दाब लगाकर डाइयों से गुजारा जाता है। प्रायः डाइयाँ स्थिर रहती हैं। रैम धातुओं के टुकड़ों पर दाब डालती है, जिसके कारण डाइयों द्वारा वांछित धातुओं के आकार तथा माप के आधार पर चयनित किया जाता है। ठीक, देखिए जैसे ये हमारे डाई लगे हुए हैं, ठीक, और ये हमारा कोई धातु है, यहाँ पे भरा हुआ धातु है, ठीक, और यहाँ से हम इसका दाब लगाएंगे, रैम है, यही हमारा दाब लगाने वाला जो होता है वो रैम होता है। और ये ऊपर बीम लगे हुए हैं रोकने के लिए मटेरियल को। तो यहाँ से जब हम दाब लगाएंगे इधर की ओर, तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा भाई। यहाँ से जब हम दाब लगाएंगे तो यहाँ से उसका डाई के द्वारा गुजरेगा, तो डाई में से उसका कुछ संरचना प्राप्त होगा, ठीक, तो वो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसको कहते हैं, माप के आधार पर चयनित किया जाता है। अब हम इसकी माप कर लेंगे, ठीक, तो इसी प्रकार से हम गुजारते हैं इसमें से, ठीक है ना। अब अगला एक्सट्रूजन देखिए, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। इस प्रक्रिया में द्रव को रैम तथा धातु के मध्य भरकर रैम द्वारा द्रव्य पर दबाव डाला जाता है। यह दबाव धातु पर लगाता है, जिससे धातु डाई से गुजारा जाता है, वांछित कार्यखंड प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रक्रिया में भंगुर पदार्थ को भी एक्सट्रूजन किया जाता है। देखिए अब इससे पहले तो हम लोग मान लीजिए डायरेक्ट हथौड़े से दाब लगा के उसका आकार बदलते थे, ठीक, और यहाँ पे हम रैम के द्वारा, हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा, देखिए ये हमारे डाई लगे हुए हैं, ठीक, ये धातु है कोई, ठीक, और ये तरल यहाँ से भरा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम उस धातु पर ही दबाव नहीं लगाएं, अब उसमें कोई तरल भरा हुआ है, फिर उसके बाद हम रैम से जो है दबाव लगाएंगे, इस पर बल लगाएंगे, तब यहाँ से जो हमको उसका संरचना मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रेस फॉर्मिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक विशेष प्रकार की मशीन, जिसे प्रेस मशीन कहा जाता है, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। यह मशीन हाथ से चलने वाली होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की डाई यानी पंच असेंबली का प्रयोग किया जाता है। प्रेस फॉर्मिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वाशर हो गया, बर्तन आदि को प्रेस फॉर्मिंग द्वारा ही बनाया जाता है भाई, प्रेस करके दबा के ही तो बनाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि पंचिंग है, ठीक, पैचिंग है, ब्लैकिंग है, नोचिंग है, ट्रिमिंग है, लंचिंग है, निबलिंग है, एम्बसिंग है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा देख लीजिए क्या है, पंचिंग है। यह एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जो एक टूल को फोर्स देने के बाद एक छिद्र बनाने के लिए एक पंच प्रोसेस यानी एक पंच प्रेस का प्रयोग किया जाता है, जिसे पंच कहा जाता है। डाई द्वारा मेटल स्टील के कटे हुए भाग को स्क्रैप कहते हैं और इस प्रक्रिया को पंचिंग
ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जब यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये वर्क पीस है, ठीक, बल मारेंगे तो स्क्रिप मतलब कट जाएगा, ठीक, डाई की वजह से। ठीक है ना। तो हमारा क्या लगेगा पंचिंग। अब अगर देखिए फायरिंग, जब किसी सीट में पंच द्वारा गोलाकार छिद्र किया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, फायरिंग कहलाता है। ठीक, गोलाकार छिद्र कर दिए फायरिंग। अब देखिए ब्लैकिंग, यह एक फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसके दौरान एक धातु के वर्कपीस को छिद्रित करने पर सीट से हटा लिया जाता है और उस सामग्री से बाहर निकाल ली जाती है। ठीक, यह नई बनी धातु वर्कपीस ब्लैंक होती है और इस प्रक्रिया में ब्लैकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लैकिंग कहते हैं। देखिए स्क्रैप, सीट में से स्क्रैप काट लेते हैं तो हमारा क्या लगता है, ब्लैकिंग हो गया। ठीक, अब देखिए नोचिंग, जब किसी सीट के किनारों द्वारा किसी विशेष प्रकार की आकृति की चादर को काट कर निकाल दिया जाता है तो प्रोसेस नोचिंग कहलाती है। कोई चादर है उसमें से मतलब किसी भी आकार से उसके किनारे किनारे से काट के हम निकाल देंगे तो हमारा नोचिंग कहलाएगा। अगला देखिए ट्रिमिंग, इस प्रक्रिया में जटिल आकृतियों में मुख्य अवयव से अन्य सामग्री हटा लिया जाता है ताकि अंतिम डिजाइन प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में जटिल आकृतियों में से मुख्य अवयव को अन्य सामग्री हटा लिया जाता है ताकि अंतिम डिजाइन प्राप्त किया जा सके। चलिए अब हम अगला पढ़ लेते हैं, वेल्डिंग या फिर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग में अंतर। ठीक, डिफरेंस अमॉन्ग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिटीज यानी गुण, तो सबसे पहला गुण क्या है, शक्ति। तो शक्ति के आधार पर देखिए वेल्डिंग में कितनी शक्ति होती है, सोल्डरिंग में कितनी शक्ति होती है और ब्रेजिंग में कितनी शक्ति होती है। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग स्ट्रेंथ उसका क्या है। तो सबसे पहले वेल्डिंग, शक्ति यानी वेल्डिंग, ये जोड़ सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, लगभग रखते हैं तथा ताप सहन कर सकते हैं। फिर सोल्डरिंग, ये जोड़ सबसे अधिक कमज़ोर होते हैं तथा अधिक ताप सहन नहीं कर सकते। ठीक, इसका ताप सहन करने क्या होता है, 7.5 किलोग्राम प्रति वर्ग mm से अधिक भार सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया सोल्डरिंग। अब देखिए ब्रेजिंग में स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये जोड़ सोल्डरिंग से अधिक परंतु वेल्डिंग से कम सामर्थ्यवान होते हैं। ये काइंडलिंग ताप से अधिक ताप सहन नहीं कर पाते। इनकी शक्ति 25 से 50 किलो प्रति वर्ग mm भार सहन करने की होती है। ठीक है ना। ये ब्रेजिंग हो गए। अब इसका क्या है, पेनिट्रेशन। ठीक, तो पेनिट्रेशन में देखिए बेस धातु का यानी वेल्डिंग में बेस धातु का फ्यूज़न होता है और एक गहराई तक बेस मेटल पिघलकर आपस में मिलकर जोड़ बनाते हैं। और सोल्डरिंग में इसमें बेस मेटल नहीं पिघलती है, सोल्डर केवल ऊपरी सतह में यानी पिघलकर मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है। ठीक, और फिर ब्रेजिंग में इसमें भी स्पेल्टर ही पिघलता है परंतु फिलर मेटल का मेटेलिक बॉन्ड अधिक मजबूत बनता है। ठीक, अब इसके तापमान पर देख लेते हैं। तापमान में जो है वेल्डिंग बेस मेटल के गलनांक से अधिक ताप पर की जाती है, सोल्डरिंग फीलर धातु के गलनांक से अधिक ताप पर की जाती है, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस। ब्रेजिंग स्पेल्टर के गलनांक से अधिक ताप पर की जाती है, लगभग 650 डिग्री सेल्सियस। अब फीलर मेटल, इसमें फीलर मेटल बेस मेटल के अनुसार ली जाती है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जोड़े जाने वाले धातुओं का प्रकार, कुछ विशेष प्रक्रमों के प्रकार ही असमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है। सोल्डर के द्वारा दो असमान धातुओं को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे ब्रास एवं लोहा। इसके दबाव हैं, वेल्डिंग की कुछ विधियों के छोड़कर अधिकतर दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसको आराम से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक, अगले देखिए हमारा क्या है, टर्निंग। टर्निंग उत्पादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें जॉब को एक चक में बांध कर मशीन की अक्ष के विरुद्ध घुमाया जाता है तथा रेखीय गति वाले टूल या टूलों की सहायता से फालतू धातुओं को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके लिए एक विशेष मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे खराद मशीन यानी लेथ मशीन कहते हैं। इस मशीन के द्वारा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में अधिकतर पार्ट्स बेलनाकार, शंक्वाकार, गोलाकार आकृति के होते हैं। सबसे प्राचीन खराद मशीन ही है, इसलिए इसे सभी मशीनों की जननी यानी मदर ऑफ ऑल मशीन्स का दर्जा दिया गया है। एक केंद्रक खराद मशीन के सभी पार्ट्स देखिए चित्र में हम दिखाते हैं आपको।
लेथ मशीन है, ये हमारा है। ठीक, ये हमारा क्या है, लेथ मशीन है। ठीक है ना, ये देखिए इसके सब ये हैं, टॉल स्टॉक, क्लैंप, ठीक, फेस प्लेट, टूल प्लास्ट, कैरियर, टेल स्टॉक। ये क्या है, 3 भागों में ये होता है। इसको हम लोग कहते हैं इतना, यहाँ से इतना जो है इसका नीचे का कहते हैं टेल स्टॉक। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसका कैरेज कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का हेड स्टॉक। चलिए इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा बढ़िया से एनिमेशन के द्वारा। ठीक, पूरा चलता हुआ एक बढ़िया वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कराएंगे। ठीक है ना। ठीक, अगला देखिए क्या है, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, खराद मशीन पर बोरिंग ऑपरेशन करने से पूर्व ड्रिलिंग करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए ड्रिल को टल स्टॉक यानी टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। तत्पश्चात इसे घूमते हुए कार्यखंड के विरुद्ध दबाया जाता है, जिससे यह ड्रिल करता है। ठीक, ये चित्र में दर्शा दिया गया आपको। खराद मशीन के अतिरिक्त ड्रिलिंग करने के लिए एक विशेष मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें ड्रिल को एक घूमते हुए स्पिंडल में बांध कर दिया जाता है। इस घूमते हुए स्पिंडल को जॉब के विरुद्ध दबाकर ड्रिल की जाती है। ठीक, देखिए ये ड्रिल मशीन हो गया। जॉब को हम इसमें टेबल जो है इस पर लगा के तो भाई हम ड्रिल कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए, शेपिंग। इस प्रक्रिया में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। यह टूल एक विशेष मशीन के द्वारा किसी कार्यखंड की सतह के ऊपर सरल रेखा पश्चात गति करता है, अतः जॉब को सीधा छीलकर समतल सतह का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को शेपिंग तथा मशीन को शेपिंग मशीन कहते हैं। ठीक, 2 भाग होते हैं इनके, टूल पोस्ट हो गया, टूल हेडर। देखिए इसके गति कम, बैकवर्ड स्ट्रोक की गति अधिक होती है। ठीक, देखिए शेपिंग मशीन शेपर है, कॉलम, बॉडी, फीड मशीन, टेबल। ठीक, चित्र आप लोग इसका थोड़ा मतलब तैयार कर लीजिएगा, हो सके आ जाए तो चित्र बना देंगे, थोड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा। हल्का फुल्का मतलब एक तरीके से चित्र तैयार कर लीजिएगा। क्षैतिज शेपिंग। ठीक, इस प्रक्रिया में टूल एक क्षैतिज तल से पश्चाग्र गति करता है तथा फीड जॉब की टेबल क्षैतिज तल से गति लंबवत चला कर दी जाती है। प्रत्येक तल की कटाई होने पर कटाई की गहराई टूल पोस्ट में लगे हैंडल को घुमाकर एक टूल को नीचे लगाकर दी जाती है। टूल केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटाई करता है तथा बैकवर्ड स्ट्रोक खाली स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है ना। देखिए इसमें कट कर दिया गया वर्क पीस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में है दोनों। ठीक, अगला हम पढ़ लेते हैं ग्राइंडिंग के बारे में। तो ग्राइंडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत एक ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा जॉब से बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में धातु को हटाया जाता है। ग्राइंडिंग मतलब ऊपर से जो है फिनिशिंग कर लीजिए, मान लीजिए ग्राइंडिंग वही फिनिशिंग हो जाता है। ग्राइंडिंग व्हील पर विशेष प्रकार का पहिया होता है, जिसे छोटे छोटे असंख्य कटिंग टूलों को किसी बाइंडिंग पदार्थ के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त सतह को अधिक परिष्कृत कर दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग कहलाता है। ठीक, अभी देखिए कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं। रोलिंग मेटल व एलॉय का रोल्स के मध्य से गुजारा फिनिशिंग व सेमी फिनिश स्थिति में लाने के किए गए प्रोसेस को रोलिंग कहते हैं। रोलिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, थ्रेड रोलिंग, ये सब तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। स्पिनिंग, स्वेजिंग, प्रेस फॉर्मिंग, पंचिंग, ब्लैकिंग, पियर्सिंग, इसका हम लोग दे दिए फोटो। ठीक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा ठीक से। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक, ओके।